हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को परिक्षेपण की माप चैप्टर पर समझाऊंगा। इसको परिक्षेपण की माप भी कहते हैं, अपकिरण की माप भी कहा जाता है, विचलन की माप भी कहा जाता है। तो वैसे दो तीन नाम से इसको जाना जाता है। क्या चीज है परिक्षेपण की माप? परिक्षेपण की माप के पहले आपने केंद्रीय प्रवृत्ति का माप चैप्टर पढ़े हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम जो है समंकमाला के विभिन्न पदों के जो प्रतिनिधि जो पद मूल्य होते हैं, है ना, उसको ज्ञात करते हैं। उसको ज्ञात करने की हमने 3 विधियां भी पढ़े थे, जिसमें समानांतर माध्य विधि, मध्यिका विधि और बहुलक। ये 3 विधियां हैं जिसके द्वारा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम ज्ञात करते हैं, जिसके विषय में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम जो है केंद्रीय परिक्षेपण की माप या अपकिरण की माप चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्या चीज है? ये भी एक माप है बच्चों, लेकिन इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर हमने जो प्रतिनिधि पद मूल्य ज्ञात करते हैं, है ना, अर्थात हम माध्य, मध्यिका या बहुलक जो ज्ञात करते हैं, तो उसका जो है अन्य पदों के बीच में कितना दूरियां हैं, कितना विस्तार है या फैलाव है ना, बिखराव है कह सकते हैं इसको, है ना, उन सबके बीच में कितनी दूरी है, उस दूरियों की औसत माप को ही परिक्षेपण की माप या अपकिरण की माप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है जब हम सवाल अध्ययन कराएंगे उसमें और डिटेल आपको समझ में आएगा। बस आप केवल इतना ही समझिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के औसत दूरी को मापने की विधि को ही अपकिरण की माप, परिक्षेपण की माप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, परिक्षेपण की माप से हमें, है ना, परिक्षेपण की माप का उद्देश्य क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। पहला उसका उद्देश्य है माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना, है ना, अर्थात जो भी हम माध्य निकाले हैं, चाहे वो समानांतर माध्य हो, मध्यिका हो या बहुलक हो, उससे जो है ना, जो मान हमने ज्ञात किए हैं उस मान से पदमाला के अन्य जो पदों की कितना दूरी है उसका जो है औसत ज्ञात किया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों श्रेणी की रचना का ज्ञान। पदमाला के अंतर्गत जितने भी श्रेणियां होते हैं, जितने भी पदमूल्य होते हैं बच्चों, है ना, उसकी बनावट किस प्रकार है, इसकी जानकारी भी हमें परिक्षेपण के माप से हो जाता है। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन। अपकिरण के द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के बीच में कितनी अंतर है, कितनी विचलन है, कितनी दूरियां हैं, ठीक है, ये ज्ञात करके हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक। तीसरा जो है एकरूपता का ज्ञान। समंकमाला के जो पदमूल्य है उसमें कितनी एकरूपता है, इसका भी ज्ञान हमें इसके द्वारा पता हो जाता है। अगला होता है बच्चों विचरणशीलता को नियंत्रित करना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि विभिन्न पदों के बीच में जो अंतर है, ठीक है, उस अंतर को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं परिक्षेपण की माप से। तो ये इसके महत्व होते हैं। उसके बाद है अपकिरण के अच्छे माप की विशेषताएं। एक अच्छे अपकिरण किसे कहेंगे, उसके अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए वो यहां पर बताया गया है। पहला है यह समझने में सरल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अपकिरण की जो माप हम करते हैं वो समझने में सरल हो। दूसरा, यह गणना करने के लिए सरल होना चाहिए, है ना, एक तो समझने योग्य हो, कह सकते हैं, समझने में सरल हो। दूसरा जो है हम जब कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो वो भी बहुत सरल होना चाहिए। तीसरा, यह दृढ़तापूर्वक परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, परिक्षेपण की माप को कहा गया है कि वो पूर्णतः जो है परिभाषित होना चाहिए। चौथा है यह समंक वितरण के प्रत्येक पद मूल्य पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है समंक अर्थात पद माला के अंदर जितने भी पद मूल्य होते हैं बच्चों, है ना, उसी के आधार पर जो है विचरण ज्ञात करके जो है ज्ञात किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर ही होना चाहिए, उसी पर आधारित होना चाहिए बोला गया है। यह बीजगणितीय दृष्टिकोण से संशोधन करने योग्य होना चाहिए। संशोधन करने योग्य का मतलब है कि हम जो परिक्षेपण की माप ज्ञात किए हैं, है ना, उसमें आवश्यकता अनुसार जो है परिवर्तन कर सकें,
ऐसे संभावनाएं उसमें होनी चाहिए, परिवर्तन योग्य होना चाहिए, संशोधन योग्य होना चाहिए। फिर है यह सीमांत पदों द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। सीमांत पदों का मतलब ये है ना, पदमाला के अंतर्गत कई पद मूल्य ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुत बड़ी भी होते हैं और आखिरी में होते हैं। तो ऐसे पद मूल्य जो है समंक माला के अन्य सभी पदों को बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसे प्रभावित करने वाला है ना नहीं होना चाहिए अपकीर्णन की माप, ऐसे इसमें कहा गया है। ठीक है बच्चों।